तुम लोगों से आसानी से कंट्रोल कैसे हो जाते हो? जो लोग तुम्हें कंट्रोल कर लेते हैं, आखिर उनकी पर्सनैलिटी क्या है? कहीं तुम्हारे अंदर तो ये 3 मोस्ट डेंजर पर्सनैलिटी तो नहीं है? ये डार्क साइकोलॉजी का एक ऐसा हिस्सा है जो छुपा रहता है। आज हम इसे उजागर करेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे मोरल वैल्यू टूट सकते हैं, तो तुम्हारे पास अभी भी मौका है इस वीडियो को यही छोड़ने का। फिर से दोहरा देता हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले एक चेतावनी सुन लो। ये कहानी मनोविज्ञान के उस अंधेरे कोने से निकली है जहाँ इंसानियत की परछाइयां तक कांपती हैं। यहाँ भावनाएं हथियार हैं और मासूमियत एक खेल का हिस्सा। अगर तुम सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो तो अभी पीछे हट जाओ, क्योंकि ये कहानी हर किसी के लिए नहीं है। तुम सोचते हो कि दुनिया अच्छाई से चलती है, पर क्या हो अगर मैं कहूँ इस दुनिया की बागडोर उन्हीं लोगों के हाथ में है जिन्हें ना शर्म आती है, ना पछतावा और ना कोई अफसोस। वो ना तो मास्क पहनते हैं, ना ही खूनी हथियार लेकर घूमते हैं। वो पहनते हैं टेलर सूट और चलाते हैं एक्सेल की शीट्स। ये लोग मुस्कुराते हैं और तुम्हारा करियर तबाह कर देते हैं, तारीफ करते हैं और तुम्हारे मन की चाबी चुरा लेते हैं। और जब तक तुम समझ पाते हो तुम सिर्फ एक मोहरा बन चुके होते हो उनके शतरंज के खेल में। ये कहानी उसी सच्चाई की है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। डार्क ट्रायड, नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी सिर्फ डिसऑर्डर्स नहीं है, ये हैं सत्ता के 3 सबसे खतरनाक हथियार। और अगर तुमने इन्हें पहचानना नहीं सीखा तो तुम या तो शिकार बनोगे या कठपुतली। फैसला तुम्हारा है। चलिए चलते हैं डार्क साइकोलॉजी, उस दुनिया जहां जाने से ही इंसान अपना कंट्रोल खो देता है। उन्नीस 1990 के दशक के आखिरी सालों में एक जवान और महत्वाकांक्षी आदमी वॉल स्ट्रीट में दाखिल हुआ। उसके पास ना कोई विरासत थी, ना कोई बड़ा नाम, सिर्फ एक धारदार सूट, एक दिलकश मुस्कान और एक अथाह आत्मविश्वास। अगले कुछ सालों में उसने अरबों डॉलर संभाले, ऊंचे पदों तक पहुंचा और बड़े बड़े नामचीन लोगों से रिश्ते बनाए। लेकिन किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि उसके सबसे करीबी साथी भी ये नहीं समझ पाए कि इस आदमी के अंदर न तो कोई एम्पैथी थी, न गिल्ट और न ही किसी के प्रति लॉयल्टी। वो सिर्फ एक तेज तर्रार व्यापारी नहीं था, वो एक साइकोपैथ था। ये कहानी है बर्नी मैडॉफ की, उस शातिर इंसान की जिसने दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम को अंजाम दिया। सालों तक उसने निवेशकों को छलते हुए एक झूठी साम्राज्य की नींव रखी। उसने अपने दोस्तों और परिवार तक को धोखा दिया। जब उसकी सच्चाई सामने आई तब तक 65 अरब डॉलर हवा हो चुके थे। हजारों लोग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी गंवा बैठे, कुछ ने तो सदमे में अपनी जान तक ले ली। और जब उससे जवाब मांगा गया तो उसके चेहरे पर एक कतरा पछतावा तक नहीं था। अब सवाल ये है, कोई इतनी आसानी से कैसे झूठ बोल सकता है? किसी की जिंदगी तबाह करके भी उसके दिल में अफसोस क्यों नहीं होता? क्योंकि बर्नी मैडॉफ आम लोगों की तरह नहीं था। वो था एक डार्क ट्रायड पर्सनालिटी, एक खतरनाक मानसिक ढांचा जिसमें 3 जहरीले गुण शामिल होते हैं: नार्सिसिज्म, अहंकार, मैकियावेलियनिज्म, चालाक और छलपूर्ण राजनीति, और साइकोपैथी, निर्दयता और संवेदना की कमी। और अब सबसे डरावनी सच्चाई सुनिए। रिसर्च बताते हैं कि हर 5 में से एक सीईओ में साइकोपैथिक ट्रेट्स पाए जाते हैं, वही स्तर जो अक्सर अपराधियों में देखने को मिलता है। इतिहास के कुछ सबसे कामयाब लेकिन खतरनाक लोग जैसे तानाशाह, अरबपति और नेता, सभी में ये तीनों गुण पाए गए हैं। डार्क ट्रायड सिर्फ अंधेरे में छिपे अपराधियों की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो सत्ता में हैं, जो नेताओं की कुर्सियों पर बैठे हैं और करोड़ों की किस्मत तय करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ हैं और पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जो समाज में घुलकर लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उनका फायदा उठाते हैं। ये लोग आपकी तरह मेरी तरह नियमों से नहीं चलते, ये झूठी सहानुभूति दिखाते हैं, ये आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हैं, और सबसे खतरनाक बात, ये सत्ता और ताकत की ऊंचाई पर फलते फूलते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो पहली नजर में बहुत आकर्षक और समझदार लगा हो, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहा था? शायद वो कोई बॉस था जिसने आपके मेहनत का फायदा उठाया, या कोई पार्टनर जिसने सच्चाई को बार बार अपने हिसाब से मोड़ा, या शायद कोई ऐसा दोस्त जिसने आपका भरोसा तोड़कर आपको बेजार छोड़ दिया। कुछ नहीं, बस वो एहसास जब आपको ये पता चलता है कि आप इस्तेमाल हो चुके हैं। कोई आपको अपने इशारों पर नचाता रहा, आपको धोखा देता रहा। यही एहसास हर दिन हर कोने में पूरी दुनिया में दोहराया जा रहा है। और सबसे डरावनी बात, आपको शायद पता भी नहीं चल रहा कि ये अभी आपके साथ हो रहा है। डार्क ट्रायड उतनी साधारण चीज नहीं है जितनी आप सोचते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बुराई का चेहरा साफ होता है, राक्षसों जैसा, अपराधियों जैसा, विलेन जैसा। लेकिन असली खतरा वो लोग हैं जो बिल्कुल भी बुरे नहीं दिखते। वो आपको अपनी मीठी बातों से सपने बेचते हैं और पीछे से आपकी पूरी दुनिया लूट लेते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों को शतरंज की गोटियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। हर मोहरे को अपने फायदे के लिए कुर्बान कर देना इनका खेल होता है। ये हैं वो ठंडे दिल वाले खिलाड़ी जिन्हें ना प्यार का एहसास होता है, ना गिल्ट का, ना ही किसी के प्रति वफादारी का। इन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, शक्ति। डार्क ट्रायड
ट्रायड कोई किताबों की काल्पनिक थ्योरी नहीं है। ये एक ब्लूप्रिंट है जो दिखाता है कि सबसे खतरनाक दिमाग किस तरह इस दुनिया को चुपचाप नियंत्रित करते हैं, और अगर आपने इन्हें पहचानना नहीं सीखा तो आप भी उनकी चाल का एक मोहरा बन जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये है, ये ऐसा करते कैसे हैं? ये नार्सिसिस्ट, मैकियावेलियन और साइकोपैथ्स इतनी आसानी से सत्ता के शिखर तक कैसे पहुंच जाते हैं? ये कौन से मनोवैज्ञानिक हथियार लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं? और सबसे जरूरी बात, आप खुद को इनसे कैसे बचा सकते हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने जा रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर आपने इन दिमागों की कार्यशैली समझ ली तो आप कभी भी दुनिया को पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डार्क ट्रायड एक मनोवैज्ञानिक शब्द है जो 3 डेंजरस पर्सनालिटी ट्रेट्स को मिलाकर बनाया गया है। नार्सिसिज्म, अहंकार, मैकियावेलियनिज्म, धोखाधड़ी और चालाक राजनीति, साइकोपैथी, निर्दयता और सहानुभूति की पूर्ण कमी। इनमें से हर एक गुण अपने में ही खतरनाक है, लेकिन जब ये तीनों एक इंसान में इकट्ठा हो जाते हैं तो बनता है एक ऐसा व्यक्तित्व जो छल, नियंत्रण और क्रूरता में माहिर होता है। ये वही लोग होते हैं जो सत्ता के शीर्ष तक सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि वो अच्छे हैं, बल्कि क्योंकि उनका डार्क माइंडसेट ही उनकी ताकत बन जाती है। ये न सिर्फ बेरहम माहौल में जिंदा रहते हैं, बल्कि वो ऐसे माहौल खुद बनाते हैं ताकि बाकी सब कमजोर दिखें। अब पहले समझते हैं नार्सिसिज्म। एक नार्सिसिस्ट को लगता है कि वो खास है, बेजोड़ है और हर किसी की तारीफ और ध्यान का हकदार है, भले ही उसने कुछ भी हासिल ना किया हो। उसे सत्ता चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि वो नेतृत्व करना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पूजित होना चाहता है। जब एक नार्सिसिस्ट कमरे में दाखिल होता है तो उसे लगता है सारा ध्यान उसी पर होना चाहिए। जब कोई नार्सिसिस्ट किसी कमरे में दाखिल होता है, वो मानकर चलता है कि वही वहाँ का सबसे अहम इंसान है और वो कुछ भी कर सकता है ताकि बाकी लोग भी यही माने। वो हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, अपने छोटे से काम को भी ऐसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है जैसे उसने कोई क्रांति कर दी हो। और अगर कोई उसकी इस चमकती हुई छवि को चुनौती दे दे तो वो या तो गुस्से से फट पड़ता है, या फिर चालाकी से खेल खेलता है, या फिर उस इंसान को पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं दूसरे सिरा, मैकियावेलियनिज्म की। यह गुण एकदम ठंडी और रणनीतिक चालबाजी का प्रतीक है। इसका नाम निकोलो माकियावेली के नाम पर रखा गया है, जिसने एक बार लिखा था कि नैतिकता सत्ता की राह में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे लोग जिंदगी को एक शतरंज की मानते हैं, जहां हर इंसान या तो एक औजार है या फिर एक रुकावट। मैकियावेलियंस बिना किसी झिझक के झूठ बोलते हैं, बेझिझक लोगों को धोखा देते हैं और रिश्ते सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि वक्त आने पर उन्हें तोड़कर अपना फायदा उठा सकें। जहां एक नार्सिसिस्ट तारीफ का भूखा होता है, वहीं एक मैकियावेलियन को चाहिए कंट्रोल, और वो इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक सच्चा साइकोपैथ किसी भी इंसान के लिए ना सहानुभूति रखता है, ना पछतावा, ना कोई अपराध बोध। वो आपकी आंखों में देखकर आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है और उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। साइकोपैथ्स डर को वैसे महसूस नहीं करते जैसे आम लोग करते हैं, और यही बात उन्हें सत्ता की दुनिया में सबसे खतरनाक बना देती है। जहां एक सामान्य इंसान किसी नैतिक सीमा को पार करने से पहले सोचता है, वहीं एक साइकोपैथ को वो सीमा दिखाई ही नहीं देती। और अब आती है सबसे खौफनाक बात, जब ये तीनों लक्षण, नार्सिसिज्म की प्रशंसा की भूख, मैकियावेलियन की चालाकी और साइकोपैथ की निर्दयता, एक ही इंसान में मिल जाते हैं तो एक ऐसा शिकारी बनता है जो सत्ता, छल और विनाश के लिए ही पैदा हुआ है। और ये लोग सत्ता तक पहुंचते हैं क्योंकि वो एक ऐसी सच्चाई समझ चुके होते हैं जो ज्यादातर लोग आज भी नहीं समझते। नैतिकता, दया और ईमानदारी, ये सब कमजोरियां हैं सत्ता के खेल में। चाहे राजनीति हो, बिजनेस हो या रिश्तों की दुनिया, जो इंसान चाल नहीं चलता वही दूसरों की चाल का शिकार बनता है। और इस बीच डार्क ट्रायड वाले लोग उन्हीं कट थ्रोट हालातों में फलते फूलते हैं जहां बाकी सब लोग अभी भी नियम निभा रहे होते हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोग दुर्लभ हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हर जगह हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, वो सरकारों में ऊंचे पदों पर बैठे हैं, और हो सकता है आपके ऑफिस में आपकी ही टेबल के उस पार बैठे हों। अब चाहिए नार्सिसिस्ट को डीप में समझते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि आपको ये लोग तब तक पहचान में नहीं आते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। हर नार्सिसिस्ट के दिल में एक भयानक पैराडॉक्स छुपा होता है। जितना ज्यादा आप उन्हें पूजते हैं, उतने ही अंदर से वो खाली होते जाते हैं। इतिहास के सबसे प्रभावशाली नार्सिसिस्ट सिर्फ सत्ता नहीं चाहते थे, वो भक्ति चाहते थे। एक ऐसी भक्ति जिसमें लोगों की पूरी पहचान सिर्फ उनकी सेवा में घुल जाए। जैसे नेपोलियन, जिसने खुद को भगवान जैसा दिखाने के लिए पेंटिंग्स बनवाई, जबकि उसी वक्त उसका साम्राज्य अंदर से ढह रहा था। या फिर स्टीव जॉब्स, जिसकी रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड इतनी ताकतवर थी कि लोग उसकी मंजूरी पाने के लिए अपने परिवार तक छोड़ देते थे।
थे। ये सिर्फ एम्बिशियस लीडर नहीं थे, ये भावनात्मक ब्लैक होल थे जो अपने आसपास के हर इंसान की रोशनी को निगल जाते थे ताकि उनकी एंडलेस भूख मिट सके। नार्सिसिस्ट का सबसे घातक हथियार ना तो उसकी बुद्धिमत्ता है ना ताकत, बल्कि उसका सबसे बड़ा हथियार है उसका आकर्षण। एक ऐसा आकर्षण जो हथियार बन चुका है। मनोवैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि नार्सिसिस्ट्स करिश्मे में अव्वल होते हैं लेकिन सहानुभूति में जीरो। ये एक पूरा साइकोलॉजिकल टूल किट लेकर चलते हैं। लव बॉम्बिंग, शुरुआत में आपको प्यार और तारीफ से लाद देना। गैस लाइटिंग, धीरे धीरे आपकी हकीकत को ही झुठला देना। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, कभी प्यार कभी बेरुखी ताकि आप उनकी मान्यता के आदी हो जाएं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे कोई कल्ट लीडर आपको ये महसूस कराते हैं कि आप चुने गए हैं और फिर धीरे धीरे आपकी आत्मा को तोड़ते हैं जब तक आप खुद को पहचानना बंद ना कर दें। असर क्या होता है? शिकार अक्सर यही कहते हैं, मैं खुद का साया बन गया हूँ। अब भी एक आवाज कानों में गूंजती है, तुम्हें कभी कोई वैसा नहीं समझ पाएगा जैसा वो समझते थे। और अब विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस कहता है नार्सिसिस्टिक कॉज इमोशनल नुकसान नहीं करता, वो आपके दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर देता है। MRI स्कैन में दिखा है कि जो लोग ऐसे संबंधों से गुजरते हैं उनके दिमाग में PTSD जैसी हलचल पाई जाती है। अमिगडाला लगातार खतरे की तलाश में रहती है। हाइपर विजिलेंस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो आत्म मूल्य और पहचान का केंद्र है कमजोर हो जाता है। मतलब ये सिर्फ दिल तोड़ने वाली बात नहीं है, ये मानसिक ढांचा तोड़ने वाला हमला है। क्योंकि नार्सिसिस्ट को सिर्फ आपकी तारीफ नहीं चाहिए, उसे ये यकीन दिलाना है कि बिना उसकी मंजूरी के आप कुछ भी नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे आदर्श मैदान क्या है? सोशल मीडिया। आज का समय नार्सिसिज्म की सबसे मजबूत सप्लाई चेन। यहाँ सबसे ज्यादा इनाम उसी को मिलता है जो सबसे ज्यादा खुद को बेचता है, जहाँ ईमानदारी से ज्यादा आक्रोश और संवेदनशीलता से ज्यादा प्रदर्शन काम आता है। रिसर्च बताती है कि Gen Z में नार्सिसिज्म 3 गुना बढ़ चुका है और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स इसका चेहरा बन चुके हैं। आज के समय में लोग इतने ज्यादा नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स दिखा रहे हैं जितना कभी मानसिक रोग विशेषज्ञों ने बीमारी की हद माना था। हर लाइक एक डोपामीन का इंजेक्शन है, हर कमेंट सेक्शन एक तख्त जहां फॉलोअर्स अपनी उंगलियों से सिर झुकाते हैं। लेकिन प्राचीन यूनानियों ने इस आत्मा की बीमारी को आज से बेहतर समझा था। नार्सिसस की कहानी केवल सौंदर्य पर मुग्ध होने की नहीं है, वो एक भविष्यवाणी है, एक चेतावनी। एक आदमी जो अपने ही प्रतिबिंब पर इतना मोहित हो गया कि पानी के किनारे बैठा बैठा भूख से मर गया क्योंकि वो अपनी छवि से नजरें हटा ही नहीं सका। आज वो तालाब हमारे हाथों में है, हमारे स्मार्टफोन का काला आईना। इस ट्रेजेडी की जड़ ये नहीं कि नार्सिसिस्ट्स खुद से बहुत प्यार करते हैं, बल्कि ये कि वो खुद से इतनी नफरत करते हैं कि अपने प्रतिबिंब से नजरें नहीं हटा सकते। वो दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं ताकि एक ऐसी छवि बना सकें जो उन्हें खुद से बचा सके। लेकिन असली राज ये है, उनकी ताकत पूरी तरह आपकी भागीदारी पर निर्भर है। जिस दिन आप उनके भ्रम को पहचान लेते हैं, जिस पल आप समझ जाते हैं कि उनका सेल्फ एस्टीम सिर्फ गहरे शर्म का पर्दा है, उस दिन उनका जादू टूट जाता है। सच्ची आजादी वहीं से शुरू होती है, जब आप वो ऊर्जा, वो ध्यान जो आपने उन्हें दिया वापस खुद में लगाना शुरू करते हैं। क्योंकि नार्सिसिज्म का उल्टा सेल्फलेसनेस नहीं है बल्कि होलनेस है, एक ऐसी पूर्णता जिसे कोई नार्सिसिस्ट आपसे छीन नहीं सकता। सन 1513 में एक बदनाम राजनीतिक सलाहकार निकोलो माकियावेली ने एक खतरनाक किताब लिखी, दी प्रिंस। ये सिर्फ शासकों के लिए एक गाइड नहीं थी बल्कि मनोवैज्ञानिक हथियारों का पहला किताब थी, जिसका मूल मंत्र था, अंत अगर सही है तो साधन कोई मायने नहीं रखते। 500 साल बाद यही सोच आज जिंदा है उन लोगों के अंदर जो दुनिया को शतरंज की तरह खेलते हैं, जहां इंसान सिर्फ मोहरे होते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी के अनुसार मैकियावेलियनिज्म की 3 खासियतें होती हैं। स्ट्रेटेजिक एमोरलिटी, नैतिकता को तब तक अपनाना जब तक वो फायदा दे। इमोशनल डिटैचमेंट, भावनाओं से पूरी दूरी। लॉन्ग टर्म पेशेंस, वर्षों तक प्लान बनाकर बैठना बिना जल्दबाजी के। मैकियावेलियन न नार्सिसिस्ट की तरह तालियों का भूखा होता है, न साइकोपैथ की तरह इम्पल्सिव। वो होता है एक शातिर योजनाकार जो अपने हर कदम को ठंडी साजिश की तरह रखता है। वो कॉर्पोरेट CEO है जो हजारों लोगों की नौकरी छीन लेता है ताकि अपना बोनस बढ़ा सके। वो पॉलिटिशियन है जो पर्यावरण के नाम पर बिल पास करता है लेकिन पर्दे के पीछे तेल कंपनियों से पैसे खाता है। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो दिखाता है कि वो रियल है लेकिन हर रिलेटेबल मोमेंट एक प्रोडक्ट सेल का ड्रामा है। उनकी ताकत एक सच्चाई में छुपी है कि ज्यादातर लोग भावनाओं से चलने वाले होते हैं और भावनाओं को इंजीनियर किया जा सकता है। इतिहास के सबसे बड़े मैकियावेलियंस ने इस कला को मास्टर किया है। रॉबर्ट मोजेस को ही देखिए, वो शख्स जिसने न्यूयॉर्क सिटी को बनाया लेकिन साथ ही अल्पसंख्यकों के मोहल्लों को तोड़ा, उनके बीच हाईवे बनाकर। उसने ये सब विकास के नाम पर किया जबकि असल में वो सिर्फ सत्ता का खेल खेल रहा था।
कानून में ऐसे क्लॉज डाले कि उसे कोई रोक ही ना सके। जब लोगों को सच्चाई का एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। कंक्रीट जम चुकी थी, सड़कें बन चुकी थीं और पूरी बस्ती इतिहास, बिजनेस वर्ल्ड मैकियावेलियन टैक्टिक्स पर ही फलता फूलता है। हार्वर्ड के एक स्टडी में पाया गया कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ में जिनके अंदर मैकियावेलियन ट्रेट्स ज्यादा थे, उन्हें प्रमोशन जल्दी मिला, लेकिन उनकी टीमों का मोराल सबसे कम रहा। ये वही लीडर होते हैं जो मीटिंग्स में सिनर्जी की बात करते हैं, पर असल में अपने साथियों की कमजोरियों को स्कैन कर रहे होते हैं। वो टीम में कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं ताकि कोई उनके खिलाफ गुटबाजी ना कर सके। उनकी सबसे खास चाल होती है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। वो कभी सीधे आदेश नहीं देते, सिर्फ सुझाव देते हैं जिनका कोई सबूत नहीं होता, कोई पेपर ट्रेल नहीं। अब सोशल मीडिया इनके लिए बना है एक परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड। यहाँ कैलकुलेटेड वल्नरेबिलिटी को इनाम मिलता है। वो इन्फ्लुएंसर जो जानबूझकर कोई डीएम लीक करता है ताकि ड्रामा क्रिएट हो। वो गुरु जो खुद ही नकली विरोधी बनवाता है ताकि लगे कि उसकी सोच पर हमला हो रहा है। एल्गोरिथम को लड़ाई चाहिए और मैकियावेलियंस उसे बेचते हैं। ऐसी लड़ाइयां जहां दोनों तरफ की डोरें उन्हीं के हाथों में होती हैं। राजनीति में तो ये तरीका और भी खुलकर दिखता है। वो अभियान जो पहले समस्या खुद पैदा करता है और फिर खुद को उसका समाधान बताता है। अब सवाल ये है कि ये काम क्यों चलता है? क्योंकि मैकियावेलियनिज्म हमारी ही सामाजिक पाखंड को उजागर करता है। हम कहते हैं कि हम ईमानदारी को महत्व देते हैं, लेकिन शोध बताता है झूठ बोलने वाले को लोग ज्यादा काबिल समझते हैं। हम पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन स्टैनफोर्ड की रिसर्च कहती है जो नेता धुंधलापन बनाए रखते हैं वो ज्यादा समय तक सत्ता में टिकते हैं। मैकियावेली का असली दृष्टिकोण ये था, लोग बुरे नहीं हैं, सिस्टम धोखाधड़ी को इनाम देता है। जहाँ परसेप्शन ही रियलिटी बन जाए, वहाँ सच बोलने वाला नहीं, धोखा देने वाला जीतता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा सच है जिससे मैकियावेलियंस डरते हैं। उनकी पूरी ताकत आपके विश्वास पर टिकी होती है, उस गेम पर जिसे उन्होंने रचा है। जिस दिन आपने उनके बनाए ड्रामे पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, उनके दिखावटी विरोधों को अनदेखा किया और उनके दिए या विकल्पों से बाहर निकलकर तीसरे रास्ते को ढूंढ लिया, उस दिन उनका जादू खत्म हो जाता है। सन त्सू, एक और महान रणनीतिकार, ने एक उपाय बताया था। सर्वोच्च जीत वो है जो बिना लड़े शत्रु की शक्ति को तोड़ दे। मैकियावेलियनिज्म का जहर भोलेपन से नहीं, समझदारी से काटा जाता है। जब आप ये देखना शुरू करते हैं कि हर कहानी में वो खुद को हीरो क्यों बना रहा है, तो ध्यान दीजिए कि विलेन किसे बना रहा है। जब कोई आपको किसी अचानक जरूरी चुनाव में धकेलता है, तो सोचिए कि वो तीसरा विकल्प क्या है जिसे वो आपसे छुपा रहा है। सच्ची ताकत तब नहीं मिलती जब आप ये खेल बेहतर खेलते हैं, बल्कि तब जब आप इसके नियम ही बदल देते हैं। और पहला नियम जो आपको छोड़ देना चाहिए वो ये है कि आपको ये खेल खेलना ही है। लेकिन अब डार्क ट्रायड का सबसे खतरनाक चेहरा सामने आता है, द साइकोपैथ। ना वो हॉलीवुड का धारदार चाकू लिए सीरियल किलर नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा डरावना फंक्शनल प्सिकोपैथ। प्सिकोपैथ हॉकी मास्क नहीं पहनते, वो टेलर्ड सूट्स पहनते हैं। उनके हाथ में चाकू नहीं, स्प्रेडशीट्स होती हैं। इन्हें पहचान पाना मुश्किल है क्योंकि ये पागल नहीं होते, ये पूरी तरह से गणना करने वाले शार्क होते हैं जो इंसानों के बीच घूमते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि इनकी एक सबसे डरावनी विशेषता है एम्पैथी का पूर्ण अभाव। ये सिर्फ सोच से नहीं बल्कि बायोलॉजी से ऐसे बने हैं। इनके दिमाग में अमिग्डला की एक्टिविटी कम होती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में असामान्यताएं होती हैं जो इन्हें पूरी तरह से इमोशनल टर्मोइल से मुक्त बनाती है। इतिहास के सबसे सफल साइकोपैथ्स ने यही तो करके दिखाया। रॉबर्ट मैकनामारा, वियतनाम वॉर के रणनीतिकार, ने स्वीकार्य नागरिक हताहत को सिर्फ सांख्यिकीय संभावना की तरह गिना। वो लोगों की मौत को एक्सेल शीट के नंबरों की तरह देखता था। एलिजाबेथ होम्स, थेरानोस की संस्थापक, इंसानों की भावनाओं की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जैसी नकल करती थी। चेहरे पर बिल्कुल सही एक्सप्रेशंस, लेकिन अंदर खालीपन। ये पागल नहीं थे, ये ऐसे शिकारी थे जो भावनाओं के बोझ से मुक्त थे और इसी वजह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये पसंद किए जाते हैं। जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स में एक स्टडी के अनुसार कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स में 21% लोग क्लिनिकली साइकोपैथ की श्रेणी में आते हैं, जबकि आम जनता में ये आंकड़ा सिर्फ 1% है। ये वही सीईओ होते हैं जो क्रिसमस से ठीक पहले मास लेआउट करते हैं। वो हेज फंड मैनेजर जो एक कंपनी को बर्बाद कर देता है ताकि कुछ लाख डॉलर कमाए जा सकें। ये एंटरप्रेन्योर नहीं, कैलकुलेटिंग प्रेडेटर्स हैं जिनके लिए इंसान सिर्फ रिसोर्सेज हैं। इनकी ताकत उनके बायोलॉजिकल एडवांटेज से आती है। जब एक आम इंसान को कोई नैतिक संकट आता है तो उसका शरीर स्ट्रेस हार्मोन से भर जाता है, लेकिन साइकोपैथ का दिमाग तब भी बिल्कुल शांत रहता है। राजनीति में भी ऐसे साइकोपैथ्स होते हैं, पर उनका पैमाना और बड़ा होता है। स्टालिन ने सिर्फ दुश्मनों को खत्म नहीं किया, उसने जानबूझकर फैमिन क्रिएट किए, मिलियंस को भूखा मार दिया और फिर भी उसकी डायरी में नीटली लिखे गए किल लिस्ट्स मिलते हैं। आज के राजनीतिक साइकोपैथ्स उसी काम को नीतियों के नाम पर करते हैं। इमिग्रेशन पॉलिसीज जो जानबूझकर तकलीफ देती हैं ताकि दूसरों को डराया जा सके। इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज जो अमीरों को फायदा देती है और गरीबों की बस्तियां उजाड़ देती हैं। साइकोपैथ्स को बैनालिटी ऑफ ईविल
इविल का पूरा ज्ञान होता है, यानी सबसे भयंकर बुराइयां जज्बात से नहीं फॉर्म्स से की जाती हैं। सोशल न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों का दर्द देखकर हमारे अंदर भी प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, लेकिन साइकोपैथ्स में ये सिस्टम ही नहीं होता। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है जब आम लोग किसी को दर्द में देखते हैं तो उनके दिमाग का इंसुला कॉर्टेक्स जल उठता है। साइकोपैथ्स में कुछ भी नहीं होता, जीरो एक्टिवेशन। ये केवल उदासीन नहीं है, ये एक ऐसा बायोलॉजिकल सुपर पावर रखते हैं जो उस सिस्टम में काम आता है जहां कठोरता को एफिशिएंसी माना जाता है। लेकिन साइकोपैथ्स की सबसे बड़ी कमजोरी उन्हीं की पहचान भी है। नार्सिसिस्ट्स बदल सकते हैं अगर उन्हें नया वैलिडेशन मिले, मैकियावेलियंस नई चालें सीख सकते हैं, लेकिन साइकोपैथ्स वो कभी नहीं बदलते। वो हमेशा एक भावनात्मक शून्य में फंसे रहते हैं जहां से निकलना उनके लिए असंभव है, और यही उनकी सबसे बड़ी हार है। सच्ची शक्ति गेम को बेहतर खेलने में नहीं है, बल्कि गेम के नियम ही बदलने में है। और पहला नियम है, तुम्हें ये खेल खेलना ही नहीं है। होलनेस, संपूर्णता, यही है डार्क ट्रायड का असली अंत, जो आपको कोई नार्सिसिस्ट, कोई मैनिपुलेटर या कोई शून्य में फंसा साइकोपैथ कभी नहीं छीन सकता। एक बार एक जंगल था, पर यह पेड़ों से नहीं इंसानों से भरा था। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन हर मुस्कान के पीछे छिपा था एक शिकारी। तुम्हें लगता है कि दुनिया को अच्छाई चला रही है, कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे सच्चा होता है, कि जो सबसे ज्यादा चमकता है वही सबसे कीमती होता है। तो सुनो, ये कहानी उन लोगों की है जो आईने से प्यार नहीं करते, बल्कि उसे हथियार बना देते हैं, जिनके लिए तुम्हारी भावनाएं सिर्फ बटन है, जिन्हें दबाकर वो तुम्हारे फैसले, तुम्हारे सपने, यहाँ तक कि तुम्हारी सोच तक को कंट्रोल करते हैं। इस दुनिया में 3 तरह के लोग सबसे ऊपर बैठे हैं। एक, जो तुम्हारी तारीफ में जहर घोलते हैं, नार्सिसिस्ट्स। दूसरे, जो मासूमियत से खेल रचते हैं, मैकियावेलियंस। और तीसरे, जो तुम्हारी तकलीफ पर मुस्कुराते हैं, साइकोपैथ्स। ये किसी जेल में नहीं रहते, ये CEO बनते हैं, नेता बनते हैं, तुम्हारे दोस्त तक बन जाते हैं। ये कभी तुम्हें डराएंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर डर उगाएंगे ताकि तुम बिना सवाल किए उनके मुताबिक जीने लगो। और सबसे डरावनी बात, ये लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक तुम उनकी चालों में यकीन करते रहो, उनके लिए तालियां बजाते रहो और ये समझते रहो कि ये सब सफलता का हिस्सा है। तो ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक अस्त्र है, एक आईना है। क्योंकि अगर तुमने एक बार इन्हें पहचानना सीख लिया तो तुम्हें कोई भी मोहरा नहीं बना सकता। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया में कितने दरिंदे हैं, सवाल ये है क्या तुम जाग चुके हो।